सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास से हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि पेपर 5 में सेक्शन बी को शुरू करेंगे। और इससे पहले हम लोग का सेक्शन ए ख़त्म हो चुका है, सेक्शन सी ख़त्म हो चुका है। अब सेक्शन बी को हम लोग शुरू करेंगे और बच जाता है हम लोग का सेक्शन डी, जो काफ़ी छोटा पोर्शन रहने वाला है। तो सेक्शन ए से प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी से प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन और सेक्शन सी से प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो चुका है और ये 4 क्वेश्चन का थ्योरी हो चुका है। और हम लोग आने वाला टाइम पे एमसीक्यू सीरीज लाएंगे तो वहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन होगा। हालांकि पूछेगा 2 क्वेश्चन, हम लोग को बनाना होगा 1 क्वेश्चन और में पूछा जाएगा। और सेम पैटर्न है सेक्शन ए के लिए, यहाँ भी 2 क्वेश्चन होगा मेंस में, जहाँ पे बनाना हम लोग को 1 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन सी से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम लोग को बनाना वहाँ पे 1 क्वेश्चन रहेगा। तो सेक्शन बी को अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन एमसीक्यू, और मेंस में यहाँ से एक लेंदी क्वेश्चन हम लोग के पास आता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 6206193277। काफ़ी कम प्राइस में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ अगर मिलेगा तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर लिखने बैठिएगा तो बहुत सारा कंटेंट है, लिखते लिखते लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम आप कवर कर लीजिएगा। तो इससे बेटर होगा कि आप लोग पीडीएफ को लीजिए और पीडीएफ को बार बार पढ़िए, जो भी एडिट करना है पीडीएफ में ही लिख के एडिट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि से क्या अभिप्राय है, दोनों का अंतर स्पष्ट करें। 2 वर्ड है, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। जो नहीं पढ़े हैं उनको लगभग दोनों वर्ड सेम लगता होगा कि आर्थिक विकास ही आर्थिक समृद्धि है या फिर आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास है, लेकिन दोनों में कुछ मेजर डिफरेंस है। उसको हम लोग अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बशर्ते अभी आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को इस तरह से समझ लीजिए कि 2 व्यक्ति है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए क्या करता है, मान लेते हैं कि इसका इनकम पर महीना का 1000 रुपया है और बी का भी 1000 रुपया है। ए क्या कर रहा है, 1000 में 500 रुपया राशन वासन में खर्चा कर रहा है, 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, यानी टोटल 700 रुपये ये खर्चा कर दिया। और जो 300 रुपया बचा, ये 300 रुपये ये क्या किया, कहीं पे निवेश कर दिया, ताकि आने वाले टाइम पे ए को क्या मिलेगा, इस 300 रुपये के बदले कुछ प्राप्ति होगी, कुछ कमाई होगा। या फिर इसको बैंक में जमा करवा दिया या LIC खुलवा लिया, कुछ किया, लेकिन 300 रुपये वो सेव कर लिया। अब बी की बात करते हैं। तो बी क्या किया, 500 रुपये खर्चा कर देता है, 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करता है और 300 रुपये ये मार्केटिंग कर लेता है, कपड़ा वपड़ा खरीद लेता है सजने धजने के लिए। यानी कि टोटली 1000 रुपया जो कमाया था वो टोटल खर्च कर दिया। अब फिर एक और कंडीशन लेते हैं, फिर से ए है और बी है। अब क्या होता है, दोनों का सैलरी में बढ़ोतरी होता है। अब 1000 से कर देते हैं यहाँ पे 2000 और बी का भी सैलरी 2000 हो गया। सेम प्रोसेस, बी क्या करता है, मान लेते हैं यहाँ पे 500 रुपया जो है वो सेव कर लेता है, कहीं पे निवेश करता है, बैंक में जमा करता है या फिर LIC खुलवाता है, कुछ कर लेता है। लेकिन बी जो होता है वो क्या करता है, कंप्लीट 2000 रुपया खर्च कर देता है। यही हो रहा है कि ए क्या कर रहा है, कुछ पैसा बचा ले रहा है, जबकि बी क्या कर रहा है, सारा पैसा को खर्च कर दे रहा है। तो पहले इन लोग का सैलरी 1000 था, दोनों का 1000 था, अब कितना हो गया, समय के साथ इनका सैलरी 2000 हो गया। तो यही स्थिति कहलाता है हम लोग का आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि यानी कि जब सैलरी में बढ़ोतरी हुआ तो वो कहलाया आर्थिक समृद्धि, यानी कि मात्रात्मक रूप से बढ़ोतरी हुआ तो आर्थिक समृद्धि कहलाएगा। लेकिन अगर ए को देखा जाए तो ए क्या कर रहा है, 500 रुपया बचा रहा है, जबकि बी क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं बचा रहा है। तो ए जो पैसा बचा रहा है ये क्या होगा, इसका आने वाला टाइम पे काम देगा। अगर ये कहीं पे निवेश किया तो उससे इसको प्रॉफिट मिलेगा, कहीं पे अगर रखा है तो बाद में ये जब आवश्यकता पड़ेगा तो उसको निकाल सकेगा। या फिर इस 500 रुपये के वो आने वाले टाइम पे अपने विकास में खर्चा कर सकता है, जिससे कि अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अच्छा क्वालिटी का खाना कपड़ा दे सकता है, रहने के लिए घर दे सकता है। लेकिन बी के पास कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 2000 रुपये कमाया और 2000 रुपया खर्चा कर दिया। तो ए का जो हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक विकास। ए का क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। जबकि ए और बी दोनों का क्या हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रहा है, क्योंकि दोनों का सैलरी बढ़ रहा है। लेकिन ए का आर्थिक विकास हो रहा है और बी का आर्थिक विकास नहीं हो रहा। यानी कि आर्थिक विकास में क्या होता है, गुणात्मक वृद्धि होती है। 500 बचा लिया तो वो अपने बच्चों को अच्छा से
एजुकेट करेगा, अच्छा खान पान देगा, अच्छा वातावरण देगा, यानी कहीं ना कहीं उसके गुणात्मक में परिवर्तन आता है। जबकि बी में क्या हो रहा है, सिर्फ मात्रात्मक वृद्धि हो रहा है, और ये मात्रात्मक वृद्धि ए में भी हो रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, टोटल पैसे को खर्च कर दे रहा है, यानी कि इसमें कोई भी आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। तो आर्थिक समृद्धि क्या हो गया, जिसमें मात्रात्मक रूप से बढ़ोतरी होती है, जैसे कि सैलरी 1000 था तो वो बढ़कर दोनों का 2000 हो गया। और आर्थिक विकास में क्या होता है, गुणात्मक रूप से वृद्धि होता है, जैसे कि ए में हो रहा है। तो ए का कंडीशन कैसा, आर्थिक विकास वाला है। यानी कि आर्थिक विकास तभी होगा जब हम लोग सबसे पहले आर्थिक समृद्धि करेंगे, क्योंकि जब 1000 था ये बढ़कर 2000 हो गया, यानी कि दोनों का क्या हुआ, ए का भी और बी का, दोनों का आर्थिक समृद्धि हुआ, तब जाके आर्थिक विकास हुआ। यानी कि आर्थिक विकास जो है वो आर्थिक समृद्धि के बाद ही होगा, ये कन्फर्म हो गया होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन में। आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास एक व्यापक शब्द है जो किसी देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को बढ़ाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, और विकास को किसी निश्चित अवधि में वास्तविक जीडीपी या सकल राष्ट्र उत्पाद यानी कि जीएनपी के विस्तार के रूप में मापा जा सकता है। तो आर्थिक विकास जो वो एक खुद में एक बहुत व्यापक और गतिशील अवधारणा है, जो कि किसी भी देश के जीडीपी को वास्तविक रूप से बढ़ाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ऐसा नहीं कि बस एक ख्वाबी पुलाव में हम लोग का जीडीपी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। रियली में जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। प्लस एक फिक्स टाइम इंटरवल पर, एक निश्चित अवधि में देश का जीडीपी या फिर जो जीएनपी होता है, सकल राष्ट्र उत्पाद, तो उसके विस्तार के रूप में आर्थिक विकास को मापा जाता है। या फिर इसको ऐसा समझिए कि आर्थिक विकास क्या होगा, एक काफ़ी व्यापक शब्द हो जाता है जो कि एक गतिशील अवधारणा है, और इसके अंतर्गत सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, या फिर गुणात्मक, सभी प्रकार के विकास पर बल दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि आर्थिक विकास में सामाजिक विकास आ गया, आर्थिक विकास हो गया, सांस्कृतिक विकास, या फिर गुणात्मक। तो इन सभी विकास पर आर्थिक विकास के अंतर्गत बल दिया जाता है। यानी कि आपका सामाजिक विकास हो रहा है, आपका आर्थिक विकास हो रहा है, आपका सांस्कृतिक विकास हो रहा है, या फिर आपका गुणात्मक विकास हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका आर्थिक विकास हो रहा है। अब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वृद्धि या अन्यथा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ किसी देश के लोग अधिक उपभोग करने में सक्षम हो सकते हैं। यानी कि अगर जीडीपी में बढ़ोतरी हो रहा है, या फिर वस्तु और सेवाओं में अगर बढ़ोतरी हो रहा है, उत्पादन में अगर उनका बढ़ोतरी हो रहा है, तो क्या होगा, इससे लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, क्योंकि अगर वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनको कमाई भी होगी, उनकी मजदूरी भी मिलेगी उनको, तो उनके पास इतना पैसा होगा कि वे अधिक से अधिक उपभोग करने में सक्षम हो पाएंगे। वस्तु और सेवाओं को बढ़ाने के लिए देश को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। तो अगर वस्तु और सेवा बढ़ रहा है, वस्तु और सेवा का मांग बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग को अपना उत्पादन क्षमता भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर उत्पादन क्षमता बढ़ाना है तो इसके लिए बहुत सारे व्यक्ति को रोज़गार भी देना होगा, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आएगा। इसलिए गहरे अर्थ में आर्थिक विकास में उन चरों का विश्लेषण शामिल है जो उत्पादन क्षमता में निरंतर विस्तार की ओर ले जाते हैं। आर्थिक विकास लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव डालता है। जैसे जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ती है, आय बढ़ती है, और उपभोक्ता अधिक सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत एक गुणात्मक क्या था, तो गुणात्मक गुण जो है उस पर भी आर्थिक विकास कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव डाल रहा है। कैसे, तो अभी आपके पास काम नहीं था, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हो जो कि आपके लिए उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं है, या फिर आप अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, आपको काम मिलेगा तो आपका आय भी बढ़ेगा, और अगर आय बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि आप अपना रहन सहन को परिवर्तित करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सीधा आपके गुणात्मक परिवर्तन की ओर आर्थिक विकास ले जाता है। हमें उच्च आय और अधिक उत्पादन के साथ वे मिलकर उत्पादकता बढ़ाने का काम करते हैं, और एक चक्र जारी रहता है, क्योंकि उत्पादन के कारकों में उत्पादकता तेज़ी से वास्तविक जीडीपी को बढ़ाती है। यानी कि उत्पादन जितना तेज़ी से बढ़ेगा उतना तेज़ी से हम लोग का जो रियल जीडीपी होगा वो भी बढ़ेगा, और उपभोक्ताओं को अधिक रोजगार अवसर से लाभ मिल सकता है, और सरकार कर राजस्व का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च करने के लिए
कर सकती है। तो बस हम लोग को ध्यान ये रखना है कि आर्थिक विकास जो हो रहा है मतलब क्या, हम लोग का सामाजिक विकास भी होना चाहिए, आर्थिक विकास भी होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए और गुणात्मक विकास भी होना चाहिए। और अगर ये सभी विकास आप पर हो रही है यानी कि आपका आर्थिक विकास हो रहा है। अब है आर्थिक विकास के स्रोत। तो आर्थिक विकास और उत्पादन क्षमता का विस्तार तकनीक की परिवर्तन और पूंजी संचय से आता है। तो आर्थिक विकास और उत्पादन क्षमता कब बढ़ेगा, जब हम लोग नए नए तकनीक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर नए नए तकनीक का प्रयोग करेंगे तो वस्तु की गुणवत्ता में भी परिवर्तन आएगा, वस्तु महंगा की तुलना में सस्ता भी होगा। और पूंजी संचय मतलब क्या हो गया कि आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए जो भी मशीनरी और उपकरण जैसी भौतिक पूंजी को बढ़ाने की प्रक्रिया ही क्या है, हम लोग का पूंजी संचय है। तो अगर हम लोग पूंजी संचय कर रहे हैं मतलब क्या, मशीनरी और उपकरण जैसे भौतिक पूंजी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर मशीन लगाएंगे हम लोग, उस पर नया नया तकनीक होगा तो कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। अगर उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तो उसके लिए लोग भी को रोज़गार मिलेगा, और लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनकी आर्थिक विकास भी होने की संभावना होती है। यदि कोई देश अपने सभी संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगाता है और पूंजी संचय के लिए कोई भी संसाधन नहीं लगाता है, यानी कि आप मशीन नहीं लगाएंगे लेकिन वस्तु और सेवा का उत्पादन करेंगे, तो उसकी उत्पादन क्षमता में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पूंजी संचय नहीं करेंगे, आप बड़े बड़े मशीनों पर खर्च नहीं करेंगे, तकनीकी परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आपका जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहेगी। परिणाम क्या होगा कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप टिक नहीं पाएंगे, या फिर अगर पूंजी संचय होगा यानी कि बड़े बड़े मशीन लगेंगे तो उसको चलाने के लिए लोग भी लगेंगे, तो रोज़गार भी मिलेगा उनको और उनका आर्थिक विकास भी हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो वस्तु और सेवा का उत्पादन पहले जिस प्रकार से हो रहा था उसी प्रकार से वर्तमान में भी होता रहेगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि तकनीकी परिवर्तन। तो तकनीकी परिवर्तन में उत्पादन के अधिक कुशल तरीकों को खोजना और उनका नवाचार करना शामिल है। जैसे जैसे नई तकनीकें अपनाई जाती है, एक कंपनी कम लागत पर अधिक उत्पादन कर सकती है, और कम लागत वाली तकनीकों के साथ कंपनियां या तो कम कीमत या अधिक मात्रा प्रदान करने की संभावना रखती है। यानी कि तकनीकी परिवर्तन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास जो भी उद्योग है, जो भी मशीन है, अगर उसमें वर्तमान स्थिति के अनुसार नए नए तकनीक के साथ आप उन्हें अपडेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी उत्पादन करेंगे उन उत्पादन में उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। आपको हो सकता है कि पहले आप 5 लोगों को रख कर काम करवाते थे, लेकिन अब मशीन आ गया तो आप 2 लोगों के साथ ही काम कर सकते हैं। परिणाम क्या होगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा और लागत भी आपका कम आएगा। और अगर लागत कम आता है तो आप उन चीज़ों को पहले की तुलना में सस्ते दरों पर भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप सस्ते दर में नहीं देंगे तो आप उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जो भी मात्रा है। तो ये कब होगा, जब आप अपने उद्योग में अपने मशीनों में तकनीकी परिवर्तन करेंगे तभी हो सकता है। फिर है पूंजी संचय। तो पूंजी संचय का तात्पर्य पूंजी संसाधन जैसे कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में वृद्धि से है। मानव पूंजी एक व्यक्ति द्वारा धारण किया गया कौशल और ज्ञान है। जैसे कि आपको मशीन चलाना आता है तो वो आपका क्या हो गया, स्किल हो गया, तो वही हो गया मानव पूंजी। और यह शिक्षा या कार्य अनुभव से उत्पन्न हो सकता है। जैसे जैसे लाखों व्यक्ति सीखते हैं और अधिक उत्पादक बनते हैं, मानव पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि होगा। भौतिक पूंजी में उपकरण, मशीनें, इमारत में वृद्धि शामिल हो सकती है और इससे प्रति कर्मचारी अधिक पूंजी मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है। और भौतिक पूंजी का संचय आर्थिक विकास के लिए मौलिक है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, चाहे वह कारखाने हो या फिर शॉपिंग मॉल हो। तो पूंजी संचय में 2 प्रकार का पूंजी आ गया, एक तो मानव पूंजी और एक भौतिक पूंजी आ गया। मानव पूंजी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्किल होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, कार्य करने का एक्सपीरियंस होगा, तो ये सभी आ जाते हैं मानव पूंजी के अंतर्गत। जबकि भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या क्या आ गया, हम लोग का उपकरण आ गया, मशीन आ गया, इमारत आ गया, तो ये सभी शामिल होते हैं। तो अगर पूंजी संचय हो रहा है यानी कि मानव पूंजी में भी बढ़ोतरी हो रही है और भौतिक पूंजी में भी वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपको उत्पादन में भी वृद्धि होगी और परिणाम क्या होगा कि आप आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होंगे। तो आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है, बशर्ते इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में और वितरण की असमानता न बढ़ पाए। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अनुसार विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है और आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिससे राष्ट्र आय में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यानी कि आर्थिक विकास की वजह से क्या होता है, किसी भी लोग कोई भी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय दीर्घकालीन समय तक
वृद्धि होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक महीना रोजगार मिला, अच्छा तरीके से एक महीना कमाई हुआ और बाकी महीना आप बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक लंबे टर्म तक के लिए आपको एक अच्छा रोजगार मिलेगा, तो वही प्रक्रिया आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अनुसार क्या बताया गया कि विकास, आर्थिक विकास जो है वो विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है। विकास जो है वो मानवीय प्रयत्न का परिणाम है और एक ये सतत प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे कि राष्ट्र आय में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो ये हो गया। अब हम लोग कहता है कि हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो अगर आप हमारा स्थिति मानव विकास सूचकांक में काफ़ी अच्छा हो रहा है, यानी कि देश में भारत का रैंक अगर मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक अगर अच्छा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग का देश में आर्थिक विकास हो रहा है। लैंगिक विकास सूचकांक में अगर रैंक अच्छा आ रहा, लैंगिक सशक्तिकरण मापन, लैंगिक खुशहाली सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तकनीकी उपलब्धि सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक यानी कि हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, तो अगर इन सब में अगर हम लोग का रैंक अच्छा आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भारत में आर्थिक विकास हो रहा है। अगर इनमें भारत का रैंक खराब आ रहा है यानी कि सिंपल सा है कि भारत में आर्थिक विकास धीमी है। तो यही है आर्थिक विकास, जो कि एक काफ़ी व्यापक और काफ़ी गतिशील अवधारणा है। क्यों? क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक और परिणात्मक सभी प्रकार के विकास पर बल दिया जाता है। एक है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब अल हक। महबूब अल हक जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने क्या बताया कि आर्थिक विकास जो गरीबी के विरुद्ध एक लड़ाई है। गरीबी, आर्थिक विकास जो है गरीबी के विरुद्ध एक लड़ाई है। यानी कि आर्थिक विकास हो रहा है तो सिंपल सा गरीबी भी खत्म होगा। जबकि भारत के एक अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन, इन्होंने क्या बताया कि आर्थिक विकास जो है वो अधिकारिता और समता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है। तो ये दो नाम याद रखिएगा, महबूब अल हक और अमर्त्य सेन। तो इन दोनों ने ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक को भी विकसित किया है। अब आता है हम लोग का आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में दी गई समयावधि में के अंतर्गत होने वाली आर्थिक तथा वास्तविक आय को आर्थिक समृद्धि कही जाती है। यानी कि वही कि पहले 1,000 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया, आपका सैलरी 2,000 रुपया हो गया, यानी कि आप में आर्थिक समृद्धि हो रही है। यदि सकल राष्ट्र उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। यानी कि अगर जीडीपी में बढ़ोतरी हो रहा है, जीएनपी में बढ़ोतरी हो रहा है, पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आर्थिक समृद्धि होने से आपका आर्थिक विकास ही होगा। आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गुणात्मक परिवर्तन आए होंगे, आपका सामाजिक परिवर्तन आया होगा, आप सही तरीके से खान पान कर रहे होंगे या फिर आप अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका पैसा है तो आप उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो आर्थिक समृद्धि हो रहा है कब बोलेंगे, जब जीडीपी में बढ़ रहा है। अब जीडीपी बढ़ रहा है, अब उससे हम लोग में कितना परिवर्तन आ रहा है ये नहीं बता सकते हम लोग। जीएनपी बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, अगर ये सब बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे आर्थिक समृद्धि हो रहा है। लेकिन लैंगिक खुशहाली सूचकांक पे हम लोग का रैंक अच्छा आ रहा है, गरीबी सूचकांक पे रैंक अच्छा आ रहा, विकास सूचकांक पे रैंक अच्छा आ रहा, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग का आर्थिक विकास हो रहा है। अब 1970 के दशक के बाद आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाने लगा। इससे पहले आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, यानी कि 1970 बॉर्डर लाइन है। इससे पहले आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों को एक ही माना जाता था, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं था। लेकिन 1970 के बाद ये चीज़ क्लियर हो गया कि आर्थिक समृद्धि जो है वो आर्थिक विकास का एक भाग है। और अब आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त मानी जाने लगी है। यानी कि जो हम लोग शुरू में जो एग्जाम्पल देखे तो वहाँ पे क्या देखे, पहले सैलरी बढ़ा 1,000 से 2,000 रुपया हो गया, यानी कि आर्थिक समृद्धि हुआ है, आर्थिक समृद्धि हुआ है। और आर्थिक समृद्धि के बाद हम लोग क्या देखें कि जो पहला एक कंडीशन था इसका आर्थिक विकास भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये 500 रुपये का क्या सेविंग कर लिया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पे निवेश कर दिया, तो ए में क्या हो गया, आर्थिक विकास हो गया। जबकि बी क्या क्या पूरे 2,000 को खर्च कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो बी में आर्थिक विकास नहीं हुआ। तो आर्थिक समृद्धि पहले हो रहा और बाद में जाके आर्थिक विकास हो रहा है।
यानी कि आर्थिक समृद्धि जो है वो आर्थिक विकास की पूर्व शर्त मानी जाने लगी। यानी कि जब तक आपका आर्थिक विकास नहीं होगा, जब तक आपका आर्थिक समृद्धि नहीं होगा, आपका आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। यानी कि आर्थिक विकास के लिए सबसे पहले हम लोग का आर्थिक समृद्धि होना चाहिए, हम लोग का इनकम पहले बढ़ना चाहिए, फिर उस इनकम का यूज करके हम अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। आर्थिक समृद्धि से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्रोतों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है। ये ध्यान देना है, आर्थिक समृद्धि जो वो मात्रात्मक वृद्धि को बताता है, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक वृद्धि को बताता है। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक वृद्धि मतलब जीडीपी कितना बढ़ रहा है, कितना मात्रा में बढ़ गया, जीएनपी कितना बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय कितना मात्रा में बढ़ गया, तो ये मात्रात्मक वृद्धि को बढ़ाता है। जबकि आर्थिक विकास जो वो गुणात्मक वृद्धि को बताता है कि आपके रहन सहन में क्या परिवर्तन आया, वो सांस्कृतिक वृद्धि को बताता है, आर्थिक वृद्धि को बताता है और परिमाणात्मक वृद्धि को भी बताता है आर्थिक विकास। अब आर्थिक समृद्धि के संकेतक, तो जीडीपी में अगर बढ़ोतरी हो रहा तो आर्थिक समृद्धि हो रहा है, जीएनपी में बढ़ोतरी हो रहा है, एनएनपी में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर पर कैपिटा इनकम में अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आ ही रहा होगा। तो ये रहा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। अब आता है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर। तो आर्थिक विकास एक वृहद धारणा है और आर्थिक समृद्धि एक लघु धारणा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास जो है वो क्या है, गतिशील अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत सामाजिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, सांस्कृतिक वृद्धि, गुणात्मकता वृद्धि या फिर परिमाणात्मक वृद्धि, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। जबकि आर्थिक समृद्धि में इन सभी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया, बशर्ते ये क्या कर रहा है, जीडीपी को बड़ा कर रहा है, जीएनपी को बड़ा कर रहा है, लेकिन उससे हम लोग के जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बारे में नहीं पता चलता। अब आर्थिक समृद्धि की धारणा आर्थिक विकास के अंतर्गत आती है। जाहिर सी बात है कि आर्थिक समृद्धि होगा तभी हम लोग का क्या होगा, आर्थिक विकास हो पाएगा। आर्थिक समृद्धि मूलतः उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास का देश के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। ये भी क्लियर हो चुका होगा कि आर्थिक समृद्धि बता रहा है क्या, जीडीपी में वृद्धि हो रहा है, जीएनपी में वृद्धि हो रहा है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रहा है, जबकि आर्थिक विकास जो है ये देश के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है, चाहे वो सामाजिक विकास हो या फिर वो गुणात्मक विकास हो। चौथा पॉइंट, आर्थिक समृद्धि का संबंध विकासशील देश से माना जाता है। ये ध्यान देना है, आर्थिक विकास का संबंध विकासशील देशों से माना जाता है, जबकि आर्थिक समृद्धि का संबंध विकसित देशों से होता है। क्योंकि जो विकसित देश होते हैं वे ऑलरेडी विकसित इसलिए है क्योंकि वहाँ आर्थिक विकास हो चुका है, तो उनका अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि हो रहा है, उनका पैसा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उनके पास अच्छा क्वालिटी का घर है, पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल है, खाने के लिए अच्छा खाना है, उनका जीवन प्रत्याशा भी काफ़ी हाई है, यानी कि आर्थिक विकास वहाँ पे ठीक है, तो फिलहाल आर्थिक समृद्धि हो रही है। जबकि विकासशील देश में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्थिक समृद्धि में एक व्यक्ति विशेष के विकास या किसी एक इकाई की बात की जाती है, जबकि आर्थिक विकास में संपूर्ण देश या समाज के विकास की बात की जाती है। यदि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है तो वह कहा जा सकता है कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध भी है। क्यों? क्योंकि आर्थिक समृद्धि के बाद ही आर्थिक विकास होगा। तो अगर आर्थिक रूप से विकसित है यानी कि जायज़ सी बात है कि वह आर्थिक रूप से समृद्धि भी होगा। परंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो तो वह आर्थिक रूप से विकसित भी होगा। यानी कि अगर आर्थिक रूप से समृद्ध है तो हम लोग बोल नहीं सकते कि वो आर्थिक रूप से विकसित भी होगा, लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से विकसित है कोई देश तो हम लोग क्लियरली बोल पाएंगे कि वो आर्थिक रूप से समृद्धि भी होगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक समृद्धि के बाद ही हम लोग आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। उदाहरण के रूप में आप खाड़ी के देशों को, जहाँ पर आर्थिक समृद्धि तो बहुत हो चुकी है, यानी कि पैसा का कमाई बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि तेल के अधिक उत्पादन के कारण इन देशों की प्रति व्यक्ति आय तो बहुत अधिक है, लेकिन आर्थिक विकास यहाँ पर नहीं हो पाया है। आर्थिक समृद्धि के कारक किस प्रकार है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और ऐसे आर्थिक चर जिनका मात्रात्मक माप संभव हो सके। जबकि आर्थिक विकास के मापक शिक्षा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, सेवाएं, खाने में पोषक तत्वों की उपलब्धता, यानी कि ये सारा चीज़ अगर आपको मिल रहा है तो आपका आर्थिक विकास हो रहा है। सातवां पॉइंट है, आर्थिक समृद्धि एक स्वचालित प्रक्रिया है, जबकि आर्थिक विकास एक निर्देशित प्रक्रिया है। तो यही रहा आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का
मूलभूत अंतर, इसके साथ ही साथ आर्थिक विकास के क्या मापदंड होंगे, किसके आधार पर हम लोग बोलेंगे कि आर्थिक विकास को मापा जाता है, और उसी प्रकार से किससे हम लोग बोलेंगे कि आर्थिक समृद्धि को मापा जा सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग का आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि क्या था और दोनों में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब आएगा हम लोग का अगला क्वेश्चन आएगा, अविकसित अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन करें। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था मानते हैं? अपने उत्तर के कारण बताएं। ये हम लोग का 11th JPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हम लोग जो 11th JPSC के लिए जब मेंस का क्लास चल रहा था वहाँ पे भी बताए थे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक्स में भी। तो क्वेश्चन है, अविकसित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन करें। क्या आप भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था मानते हैं, और अपने उत्तरों का कारण बताएं। तो देखते हैं इसको। सामान्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को विकसित, अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में विभाजित किया जाता था। यही जानते हैं हम लोग कि या तो विकसित देश होगा, या तो विकासशील देश होगा, या फिर अल्प विकसित देश होगा। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किया गया, और वर्तमान परिवेश में भी दो ही कंसेप्ट रह गया, एक तो विकसित देश और दूसरा विकासशील देश। तो विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में विभाजन ही प्रचलित है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रमुख लक्षण स्वीकार किए जाते हैं, यानी कि कोई भी देश अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या फिर अविकसित अर्थव्यवस्था है तो क्यों है, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ लक्षण है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो जो भी अल्प विकसित देश होते हैं या फिर अविकसित देश होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में अत्यधिक संलग्नता होता है। तो अविकसित अर्थव्यवस्था में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संलग्न होते हैं, जबकि विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र की संलग्नता निम्न होती है। जैसे भारत में देखा जाए तो भारत में ही बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुख्य रूप से आजीविका के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर ही या फिर उससे संबंधित क्षेत्रों पर ही संलग्न रहते हैं। इसीलिए भारत क्या है, अभी तक अविकसित देश है। लेकिन जितने भी विकसित देश होते हैं उनका जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में संलग्नता काफ़ी कम होता है। फिर दूसरा है निम्न प्रति व्यक्ति आय। तो अविकसित देश में प्रति व्यक्ति आय भी निम्न होती है तथा तीव्र समृद्धि में प्रदर्शित नहीं होती है। प्रति व्यक्ति आय निम्न है, रोजगार के साधन उतने नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है इनका पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी उतनी अच्छे से नहीं होगी, यानी कि आर्थिक समृद्धि भी इनमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो दूसरा कारण यही हो गया निम्न प्रति व्यक्ति आय। तीसरा हो गया आधारभूत अवसंरचना का अभाव। तो जितने भी अविकसित देश होते हैं वहाँ पे आधारभूत अवसंरचना जैसे कि सड़क हो गया, विद्युत हो गया, जल सुविधा हो गया या फिर अन्य प्रकार की सुविधाएं, ये सभी विकसित नहीं होते हैं। तो अगर सड़क नहीं है तो मान लीजिए कि आपका खेती अगर अच्छा हुआ तो माल को ले जाने के लिए आपके पास सड़क नहीं है, सिंचाई करने के लिए बिजली नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा और आप गरीबी से जूझेंगे। तो आधारभूत अवसंरचना का अभाव यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना अच्छा तरीके से विकासशील देश या फिर अल्प विकसित देशों में नहीं पाया जाता है। तथा विद्युत आपूर्ति एवं अन्य सुविधा यथार्थ रूप में उपलब्ध नहीं होती है। फिर उद्योग एवं विनिर्माण का अल्प विकास। तो अविकसित देशों में अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है तथा औद्योगिक एवं विनिर्मित उत्पाद मुख्य रूप से आयात किए जाते हैं। जैसे भारत को ही अगर देखा जाए तो भारत में जो भी उद्योग हैं उनमें अभी तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता है, और तकनीकी परिवर्तन के लिए बहुत अधिक मात्रा में पैसे की आवश्यकता है जो कि भारत सरकार के पास नहीं है। तो भारत में क्या हो रहा है कि जो भी उद्योग वो पुरानी तकनीक से ही संचालित किए जा रहे हैं, तो उससे जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वो काफ़ी महंगा आ रहा है, प्लस उनकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो वस्तुएं आवश्यक होंगी उनको हम लोग को विदेश से मंगाना पड़ रहा है। तो अगर भारत में अगर उद्योग को काफ़ी अच्छा तरीके से डेवलप किया जाए तो फिर हम लोग को विदेश से जो हम लोग आयात करें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चूँकि उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र भारत में सही से डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए कहीं ना कहीं भारत विकासशील देश की श्रेणी में आता है। फिर आता है निम्न बचत दर। तो अविकसित देश में निम्न प्रति व्यक्ति आय होने के कारण राष्ट्रीय बचत दर निम्न होती है। तो प्रति व्यक्ति आय ही कम है। दूसरा पॉइंट था कि प्रति व्यक्ति आय कम है। अगर प्रति व्यक्ति आय कम है तो जाहिर सी बात है कि उनका बचत दर क्या होगा, कम होगा। अब अगर बचत ही लोगों का कम होगा तो ये कहीं पे निवेश कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें पूंजी निवेश की समस्या कायम होती है। आयात पर निर्भरता। तो चूँकि यहाँ पर आधारभूत अवसंरचना का अभाव पाया जाता है अल्प विकसित देश में, उद्योग सही तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, निम्न बचत दर है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को अन्य देशों से वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। फिर सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिक। इसको देखते हैं। तो जीडीपी जो होता है इसमें क्या होता है, जीडीपी में मुख्य रूप से वैसे व्यक्ति की आय को भी शामिल किया जाता है जो कि भारत में आकर काम करते हैं, जो कि विदेशी कंपनी है लेकिन भारत में कार्य कर रहे हैं। लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि शुद्ध रूप से देश का ही होता है। तो विकसित देश का सकल राष्ट्र उत्पाद यानी कि जीएनपी
सकल राष्ट्र उत्पाद जीडीपी से अधिक होता है। अगर जीडीपी और जीएनपी पहला चैप्टर में पढ़े थे, अगर उसको आप लोग देखे होंगे सेक्शन ए में, तो ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर जीएनपी ज़्यादा होना है अच्छी बात है या फिर जीडीपी ज़्यादा होना अच्छी बात है किसी देश के लिए, तो जीएनपी ज़्यादा होना अच्छी बात है। तो जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जीएनपी जो होता है वो जीडीपी की तुलना में ज़्यादा होता है, जबकि अविकसित देश में जीडीपी जो होता है वो जीएनपी की तुलना में ज़्यादा होता है। अब जीडीपी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि विदेशी कंपनी ज़्यादा कमा के अपने देश ले जाएगी, और जीएनपी कम है यानी कि भारत के लोग जो कि विदेश में काम कर रहे हैं वो कम कमा के भारत में देंगे, जो कि किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। तो अल्प विकसित देश से मुख्य रूप से यही वाला देखा जाता है कि जीएनपी जो होता है वो कम होता है, जबकि जीडीपी उन देशों का ज़्यादा होता है जीएनपी की तुलना में। फिर उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। तो अविकसित देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर की स्थिति उत्पन्न होती है। यद्यपि आरंभिक चरण में मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि आरंभिक चरण में उनके पास उतना फैसिलिटी नहीं होता है, उतना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पैदा भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे मरते भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि दोनों बैलेंस चलता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर धीमी अथवा नकारात्मक हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर नियंत्रित हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे अविकसित देश आगे विकसित की ओर अग्रसर होंगे तो वे क्या करेंगे, स्वास्थ्य सुविधा भी विकसित करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल कराएंगे। तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा, जन्म दर तो बढ़ेगा लेकिन जो मरने का दर है वो क्या होगा, उसके द्वारा कम कर दिया जाएगा। तो बच्चे पैदा होंगे ज़्यादा लेकिन मरेंगे कम। परिणाम स्वरूप क्या होगा, उच्च जनसंख्या वृद्धि होने लगेगी तथा जन्म दर में उच्च दर कायम रहती है, जिससे तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर की स्थिति उत्पन्न होती है एवं जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कायम हो जाती है। फिर है निम्न उपभोग दर। तो जो भी अविकसित देश हैं वहाँ पे औसत उपभोग जो होता है काफ़ी कम होता है विकसित देश की तुलना में। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय उपभोग औसत कितना है, 2250 यानी कि 2250 कैलोरी पर डे, जबकि विकसित देश में ये कितना 3600 कैलोरी पर डे से अधिक रहता है। तो कहीं ना कहीं विकसित देश की तुलना में भारत में जो उपभोग का औसतन मान है वो भी कम है। उच्च गरीबी एवं बेरोजगारी। तो यहाँ अविकसित देश में बेरोजगारी और गरीबी भी देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, भूखमरी, कुपोषण की समस्या उच्च प्रतिशतता में विद्यमान होती है। और अल्प विकसित देश में मौसमी बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी बड़ी समस्या में विद्यमान होते हैं तथा इन देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी की स्थिति भी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी, अल्पकालिक अदृश्य बेरोजगारी और हम लोग का हो गया यहाँ पे संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये सबको हम लोग पढ़ेंगे फिर से आने वाले टाइम पे। फिर रूढ़िवादी एवं परंपरागत समाज। तो जो अविकसित देश जो होते हैं उनके अविकसित होने के पीछे का भी एक वजह ये है कि रूढ़िवादी और परंपरागत तरीके से वे चलते हैं। लेकिन जो विकास के क्रम में यह समाज परंपरावादी एवं आधुनिक समाज के मध्य संक्रमण की स्थिति को प्रदर्शित करने लगते हैं। यानी कि ये न तो सही से विकसित हो पाते हैं और नहीं ये सही से अल्प विकसित वाले रह जाते हैं, यानी कि बीच का संक्रमण वाले क्षेत्र में ही आ जाते हैं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। यानी कि जो अविकसित देश होते हैं इनका सिद्धांत काफ़ी बड़ा होता है, एकदम उच्च विचार वाला होता है, लेकिन व्यवहार में वो सिद्धांत कहीं काम नहीं आता। उनका क्रियान्वयन बिल्कुल निम्न कोटि का होता है। यानी इन देशों में औपचारिकता की स्थिति पाई जाती है तथा सिद्धांत एवं व्यवहार में घोर अंतर प्रदर्शित होता है। तो ये सारा कुछ पॉइंट है जो कि बताता है कि इन चीज़ों की वजह से कोई भी देश अविकसित देश होता है। अब है, क्या आप भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था मानते हैं, ये क्वेश्चन में है। तो देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था मानने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जैसे भारत क्या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है क्योंकि भारत में मुख्य रूप से बहुत सारे जनसंख्या जो कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जो पारंपरिक और कम उत्पादकता वाले क्षेत्र है। दूसरा, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर। तो भारत में अभी भी क्या प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर देखने को मिलता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी पुरानी कंपनियां हैं, उनमें तकनीकी परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। तो एक तरफ एक कंपनी सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है, जबकि उसी उद्योग की दूसरी कंपनी सबसे आदिम तकनीक का इस्तेमाल करती है। दुर्भाग्यवश आधुनिक वैज्ञानिक मानकों के अनुसार अधिकांश उत्पाद घटिया तकनीकी की मदद से बनाए जाते हैं। यानी कि सिंपल सा तकनीक सही नहीं है तो जो भी वस्तु का उत्पादन होगा वो नई तकनीक वाली वस्तु की तुलना में काफ़ी ख़राब होगा, यानी कि घटिया टाइप का होगा। यदि आप किसी विकसित और अविकसित राष्ट्र की उत्पादकता पर एक सरल नज़र डालें तो पाएंगे कि विकसित राष्ट्र की उत्पादकता बेहतर है, क्योंकि वह बेहतर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। और भारत में औद्योगिक विकास कम है क्योंकि इतना सरकार के पास पैसा ही नहीं है, जिससे अर्थव्यवस्था में विविधता और उत्पादकता कम होती है। फिर बेरोजगारी और गरीबी। बेरोजगारी तो देखा ही जा रहा, फील किया जा रहा है किसी के द्वारा, और बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप गरीबी आती है। तो ये दोनों भारत में भी देखने को मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी। तो जो सरकारी स्कूल है उनका हाल तो सबको पता है, जो सरकारी हॉस्पिटल है उनका भी हाल सबको पता है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है वे अच्छा फैसिलिटी भी नहीं दे सकते अपने बच्चों को पढ़ाई पर या फिर स्वास्थ्य पे।
तो भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है जो मानव संसाधनों के विकास में बाधा डालती है, क्योंकि उनको अच्छा से हम लोग स्किल ही नहीं कर पाते हैं ताकि वे आगे जाकर खुद से रोजगार के क्षेत्र उत्पन्न कर पाएंगे। बुनियादी ढांचे की कमी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी भारत में भी देखने को मिलती है। अभी भी भारत में क्या, अभी भी झारखंड में इधर कुछ कुछ इलाका है धनबाद के अंदर साइड जहाँ पर अभी भी सड़क नहीं बना है, अभी भी बिजली की समस्या उधर देखने को मिलती है। तो बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, बंदरगाह, विमानपत्तन की कमी है जो आर्थिक विकास में बाधा डालती है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, तो भारत का प्रति व्यक्ति आय भी निम्न है और जो अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा डालती है। फिर विदेशी निवेश की कमी, हालांकि एलपीजी रिफॉर्म कर भारत में विदेशी निवेशक आ रहे हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर के भांति ही कृषि सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन यह देखने को नहीं मिला। लेकिन कृषि क्षेत्र में अधिकतर आबादी आजीविका पर निर्भर है और उस पर निवेश नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी उत्पादकता निम्न ही होगी, या फिर विदेशी निवेश की कमी की वजह से कृषि क्षेत्र उतना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, कृषि क्षेत्र में जो भी व्यक्ति लगे हैं वे जीवन निर्वाह योग्य कृषि करते ही रह जाएंगे। निम्न उत्पादकता, तो भारत में जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, या फिर कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वर्षा पर निर्भर है, तो अगर वर्षा खराब होता है तो उनकी उत्पादकता में भी कमी आती है। अगर वर्षा अच्छा हो जाता है तो फिर उत्पादकता बढ़ता है, लेकिन वहाँ भी एक प्रॉब्लम है, उत्पादकता तो बढ़ गया लेकिन जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसको मार्केट में बेच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बेचने वाले मार्केट जहाँ पे बिकेंगे वे मार्केट अवेलेबल नहीं है। फिर निम्न प्रौद्योगिकी, तो भारत में प्रौद्योगिकी का भी स्तर क्या है, काफ़ी ज़्यादा नीचा है। और निम्न वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तो जाहिर सी बात है अगर प्रौद्योगिकी निम्न है, विदेशी निवेश की कमी है, उत्पादकता सही नहीं है, तो इस भारत में जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वह वैश्विक स्तर पर अन्य देश की वस्तुओं को कंपटीशन नहीं दे सकता। तो ये सभी कुछ कुछ कारण हैं जिसकी वजह से, जिसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं भारत जो है वो क्या है, अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा अन्य भी कारण हैं जैसे जातिवाद और सामाजिक असमानता, तो ये भारतीय समाज में देखने को ही मिलता है, जातिवाद और सामाजिक असमानता। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मात्रा में है। राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि पर्टिकुलरली क्या होता है कि एक गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से स्थिर तरीके से कार्य नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या, तो राजनीति में भी अस्थिरता आती है। फिर प्राकृतिक संसाधनों में कमी, तो प्राकृतिक संसाधन में अगर कमी है तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा डालेगा ही डालेगा। और वर्तमान समय में देखा जा रहा है तो प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में जो भी हम लोग का आने वाला जनरेशन होगा उन सभी को प्राकृतिक संसाधन की कमी से और भी अधिक जूझना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता, यानी कि यहाँ पे हर बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया है, बीए बीएससी कर लिया है, लेकिन उसके पास कोई स्किल ही नहीं है, उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो बीए करके कोई अच्छा सा काम या फिर कोई पैसा कमाने का जरिया बना सके। तो फाइनली वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही लगते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार वैकेंसी भी निकालती है लेकिन उसमें बहुत सारे धांधली करप्शन के आरोप लगते हैं। तो मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता यह एक सरल समीकरण है। अविकसित देश में लाखों अशिक्षित नागरिक हैं। इसके अलावा अशिक्षा विकास को धीमा कर देता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को कौशल हासिल करने और या फिर सामाजिक मुद्दे को समझने के लिए न्यूनतम स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब औसत भारतीयों का निम्न जीवन स्तर, तो भारत में ज़्यादातर नागरिक कम कैलोरी लेते हैं और प्रोटीन भी कम खाते हैं, जिससे संतुलित आहार नहीं मिल पाता, यानी कि यहाँ के लोगों को खाना भी सही से नहीं मिल पा रहा। इसका एक कारण है कि हमारे आहार में अनाज का प्रभुत्व है। इसके विपरीत विकसित देश में नागरिक समृद्ध आहार का सेवन करते हैं, जिसमें मछली, ताज़े फल, मांस, चीनी और मक्खन शामिल होते हैं, यानी कि हम लोग मुख्य रूप से चावल, आटा यही सबसे बने सामानों को खाते हैं, जबकि विकसित देश में मछली, ताज़ा फल, मांस, मक्खन ये सबको खाना में शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत एक विकसित देश के नागरिक की तुलना में लगभग आधी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं। इसका परिणाम यह है कि बीमारियों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और काम में उनकी दक्षता कम होती है। इसके अलावा आवास की स्थिति भी निराशाजनक है, यानी कि रहने के लिए इनके पास घर भी नहीं है। जनसांख्यिकी विशेषताएँ इसमें क्या है, तो जनसांख्यिकी की दृष्टि से भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। शिशु मृत्यु दर भी बहुत अधिक है, यानी कि बच्चा पैदा हो रहा है और वो मर रहे हैं, और इसके मरने के पीछे वजह क्या है, तो सही फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी इनके पास नहीं है। जबकि विकसित देशों की तुलना में जीवन प्रत्याशा भी अपेक्षाकृत कम है, यानी कि वहाँ के व्यक्ति, विकसित देश के व्यक्ति जितने साल बचते हैं उसकी तुलना में भारत के व्यक्ति कम ही बचते हैं, और इसे एक अविकसित अर्थव्यवस्था बनाता है। यानी कि इन सारे पॉइंट्स के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि भारत जो है वो एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। तो ये रहा हम लोग का जो क्वेश्चन था कि
अविकसित अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हैं, किन के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि यह देश अविकसित है। और भारत को क्या आप अविकसित अर्थव्यवस्था मानते हैं? तो बहुत सारे कारण हैं जो कि भारत को अविकसित अर्थव्यवस्था मानने पर हमें मजबूर करती है। तो हम लोग को इस चैप्टर में यही इतना ही पढ़ना था। और इसके बाद का चैप्टर जो होगा वो विकास के सूचक क्या क्या होते हैं, जैसे कि हो गया हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, या फिर वैश्विक विकास सूचकांक। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 20 मिनट की क्लास में लगभग ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।